अब देखिए बेटा, हम लोग फिजिक्स में एटम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज बेटा हम कवर करते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर न्यूक्लियाई। ठीक है, मतलब एटम्स के बारे में हमने सारी जानकारी ले लिया है, एटम का साइज ले लिया है, एटम के पोस्टुलेट्स ले लिए हम लोगों ने, एटम्स के जितने न्यूमेरिकल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब बेटा हम जा रहे टॉपिक पर न्यूक्लियाई। ये क्लास 12 का एक बहुत ही मेन टॉपिक है न्यूक्लियाई। अब बेटा इसमें हमें न्यूक्लियस के रिलेट करते हुए जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, वो हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको बेटा बहुत ध्यान से हमें फोकस करना है न्यूक्लियाई को। न्यूक्लियाई चैप्टर में सबसे पहले बेटा हम ध्यान देते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, उसके रेडियस का रिलेशन क्या होता है, वो सब कुछ हमें ध्यान रखना है। आपने रदरफोर्ड में पढ़ा था क्लोजर अप्रोच के बारे में, R0 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻15 आई हुई थी। तो बेटा यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जरा पहले आपको कुछ दिखाते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में इसमें बेटा न्यूक्लियस क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास ये पूरा एटम है, अगर हमारे पास ये पूरा एटम है, तो एटम के स्मॉल पार्ट पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे करके, और बेटा इसको बेटा हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। अच्छा, और बेटा हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि अगर हम बात करें एटम्स तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है बेटा। तो कुल मिला के अगर हम ध्यान दें तो एक सर्किल मान सकते हैं, वो एटम है और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स है, जिसमें से एक होता है पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रल पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस है बेटा, ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव एरिया, ये प्लस का जो एरिया है बेटा, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और इसके आसपास बाहर जो भी चार्ज पार्टिकल है बेटा, वो है इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए उस पर चार्ज कैसा है, माइनस का। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर तीन तरह के पार्टिकल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, माइनस का, प्रोटॉन पे चार्ज होगा प्लस का, न्यूट्रॉन पे चार्ज होगा न्यूट्रल। ठीक है बेटा, और इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें फोर्स कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स काम करेगा, न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कोई फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हैं, बहुत ध्यान से आपको बेटा ये बात समझनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा, प्लस, क्योंकि न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं दे रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन बेटा अगर कोई चार्ज नहीं दे रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा, प्लस होगा। और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर अगर हम देखते हैं एटम में, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब कि जो पूरा हमारा न्यूक्लियस है, ये पूरा हमारा न्यूक्लियस क्या करेगा, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसको अपनी ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो बेटा ये पूरी कहानी हमारी आ गई न्यूक्लियस के बारे में, इंट्रोडक्शन। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। अब बेटा देखो ध्यान से इसके बाद से, इसे बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिए पहले। अब देखिए इसके बाद, अब बेटा इसके बाद से हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के साथ एटम के कुछ रिलेशंस। ध्यान दीजिएगा, अब अगर हमने ये पढ़ लिया कि एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स हैं, एक है इलेक्ट्रॉन माइनस का, एक है प्रोटॉन प्लस का, और एक न्यूट्रॉन है जीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं है इसके पास। ठीक है ना, तो अब एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई एटम है, उसका नाम है ए। हमारे पास यहाँ पर मान लिया हमारे पास कोई एटम है, उसका नाम क्या है, ए। अब एटम ए का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी आप यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, एटम ए मान लिया। ठीक है, और अगर एटम है तो इसके पास क्या होगा, चलिए इसको मैंने मान लिया कुछ देर के लिए सोडियम, आपको मैं एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ। ए का मतलब कोई एटम मैंने यहाँ पर ले लिया है सोडियम। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, वो होता है 11, आपने पढ़ा होगा, और एटॉमिक मास क्या होता है, ऊपर।
तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पूरा बेटा सिलेबस हमने जीरो से यहाँ पर कवर करना है। आपको एटम न्यूक्लियाई के बारे में कुछ भी नहीं पता बेसिक क्लासों में 10th 9th 11th में, तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर आपको फोकस करना है। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये एटम था सोडियम सोडियम का सिंबल Na होता है। ऊपर यहाँ पर लिखा 23, ये इसका एटॉमिक मास है। और जो नीचे लिखा है 11 बेटा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो अगर बेटा इसको अगर हम अलग से यहाँ पर दिखाएं तो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक जो मास है यहाँ पर बेटा वो है ए। एटॉमिक मास को हम लोग दिखाते हैं ए से, और ए की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 23 है, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर है उसको बेटा हम लोग इंडिकेट करते हैं जेड से, और जेड की यहाँ पर वैल्यू है 11, ठीक है। तो ये आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का सिंबल यहाँ पर हो गया ए और जेड, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे इसी कॉम्बिनेशन में न्यूक्लियस और एटम के एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, इसका एक और नाम है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एटॉमिक मास को इंडिया में क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? मास नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मास नंबर में और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है, उसे बेटा हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, कॉपी बेटा यहाँ पर कर लीजिएगा कॉपी। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है, दोनों में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, सिंस एटॉमिक मास, इसका एक और नाम क्या है? मास नंबर। मास नंबर आप यहाँ पर कोई भी एक यहाँ पर टर्म यहाँ पर इसको दे सकते हैं। तो मास नंबर या एटॉमिक मास, इसका बेटा यहाँ पर सिंबल क्या होता है? ए होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर का सिंबल बेटा होता है जेड। तो यहाँ पर जेड और यहाँ पर ए, इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटा, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए, पहला फॉर्मूला यहाँ पर क्या है? पहला बेटा फॉर्मूला होता है किसी भी एटम के लिए Z इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी। इस पर बेटा आपके MCQs क्वेश्चन और 1 मार्क वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है Z इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी। बेटा इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर, Z फॉर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर ये सब कुछ क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम बेटा इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सपोज इस फॉर्मूले पे हमारे पास एक मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया हमारे पास, हमसे कहा जाए यहाँ पर कैलकुलेट द, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलिए ऐसे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एटम सोडियम। बेटा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, और साथ में आपको बताना है एटॉमिक नंबर क्या होगा सोडियम एटम का। मतलब आपको बेटा यहाँ पर एटम का यहाँ पर नाम दे रखा है सोडियम, ठीक है ना। तो अगर बेटा मैं सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एटम, बेटा यहाँ पर क्या है? तो एटम हमारे पास है सोडियम। और बेटा आपको इस एटम का, आपको किसी भी एटम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये लगभग आपको 30 नंबर तक, 30 नंबर तक आपको आना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ऐसे करके आपको लास्ट में 20 से 30 तक तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 11, और उसको बेटा यहाँ पर लिखते कैसे हम लोग? नीचे, जो भी एटम के नीचे लिखा जाता है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो एटम के ऊपर लिखा जाता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो कितना है? 11 है। तो अगर 11 है तो ऐसे करेंगे, देयरफॉर
जेड यहाँ पर कितना हो गया बेटा 11 हो गया, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। जेड हमारा लर्न है हमको, और हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है जेड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी। तो ऐसे करेंगे सिंस जेड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी, और जेड की बेटा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा 11 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी। बेटा इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 11 है, और प्रोटॉन्स भी यहाँ पर कितने 11 है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मतलब अगर हम इस चीज़ को समराइज करें बहुत शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ओके बेटा, तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से फाइंड करने को आएगा। अब बेटा यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा बेटा पढ़ते हैं फॉर्मूला जिसमें हम एटॉमिक मास को ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप बेटा, स्क्रीनशॉट इसका लेकर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब बेटा यहाँ पर देखिए एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास में और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स में क्या रिलेशन है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स में क्या रिलेशन है, चलिए ध्यान देते हैं। अब बेटा हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बाद टॉपिक रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास। इसका बेटा एक और नंबर क्या होता है, एक और सारा नाम क्या है, एटॉमिक वेट बोल रहे हैं आपसे हम, एटॉमिक वेट कहते हैं, ठीक है। या फिर बेटा हम आपसे यहाँ पर क्या बोल दें, मास नंबर। देखिए मैं यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम आपको हम यहाँ पर तीनों के तीनों नाम यहाँ पर लिख कर दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है रिलेशन एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट और मास नंबर, इसमें और एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कि न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास हमारा बच गया था, उससे संबंधित जो फॉर्मूला है बेटा उसको हम लोग यहाँ पर टैकल करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर बेटा, देखिए एटॉमिक मास को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, जेड बेटा कहते हैं, सॉरी ए कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जेड फॉर एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, ए कहते हैं इसको। तो फॉर्मूला यहाँ पर बन गया हमारे पास, यहाँ पर बन गया फॉर्मूला A इज इक्वल टू एन प्लस पी। मतलब क्या, ध्यान से सबको समझना है। मतलब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को और प्रोटॉन के नंबर को आपस में ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि n प्लस पी कर दे रहे हैं, तो जो भी आपका आंसर आएगा बेटा ये होगा नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम। यानी कि एटॉमिक मास निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आप उस एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स के पूरे नंबर को और प्रोटॉन्स के पूरे नंबर को आपस में ऐड कर दीजिए, बस, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से आपको यहाँ दिखा रहे हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन दिखा रहे हैं। सपोज हमसे अगर कहा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम, और एटम का नाम क्या है, सोडियम मान लिया हमने, और यहाँ लिखा है नीचे 11 और ऊपर लिखा 23। मतलब कहने का आपको यहाँ पर एक एटम दिया जा रहा है, आपको बेटा यहाँ पर एक एटम दिया गया है जो कि है सोडियम, और सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है 11, आपको मालूम भी होना चाहिए। और जो ऊपर लिखा होता है बेटा उसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक वेट, बेटा वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है, कितना 23 दे रखा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर निकालना क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको बताना है कि इस सोडियम में कितने प्रोटॉन्स होंगे बेटा और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, देखिए नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। तो जेड दे रखा है 11, ठीक है। और इसके बाद बेटा हमें अगर जेड दे रखा है तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू होता है ई इज इक्वल टू होता है पी। तो जेड की वैल्यू कितनी 11 लगा देंगे तो आ जाएगा 11 इज इक्वल टू ई और इज इक्वल टू पी।
बेटा इसका मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं, वो कितने 11 है। ये आपका आंसर आ गया पहला। मतलब आपका प्रोटॉन्स निकल आया कितना 11 यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं। और बेटा बच यहाँ पर क्या गया न्यूट्रॉन्स, तो उसके लिए लगा देंगे फॉर्मूला A = n+p। न्यूट्रॉन्स जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा, A = न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। और बेटा यहाँ पर A की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 23, क्योंकि जो ऊपर होता है बेटा ये होता है A और जो नीचे होता है वो होता है Z। ठीक है, तो हमें A दे रखा 23, यहाँ लगा देंगे 23 = न्यूट्रॉन्स हमें फाइंड करना है, प्लस बेटा यहाँ लिखा है प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स के नंबर कितने हैं 11 है। अब बेटा यहाँ पर 11 प्लस में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 12 = n। मतलब 23 में से 11 को लेस कर लेंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि इस सोडियम एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स बेटा कितने हैं, न्यूट्रॉन्स हैं 12 और प्रोटॉन्स कितने हैं 11, और इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर बेटा 11 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं एटम्स के बेटा वो ये बनते हैं। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं कुछ थोड़ा सा और हम लोग अपना आगे बढ़ाते हैं, आइसोबार और आइसोटोप्स क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, जल्दी से बेटा इसकी कॉपी कर लीजिए आप। अब बेटा हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या अंतर है वो ध्यान से समझते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे बेटा पहले हम यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको हम नोट्स के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉपरली अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। चलिए अब बेटा हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोटोप्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोटोप्स मतलब आइसोटोप्स होते क्या हैं, देखिए, और ये क्या वर्ड है, देखिए आइसोटोप्स का मतलब बता रहा है आपको। आइसोटोप्स का मतलब है कि आप मन में या ऐसे भी कोई आप एटम सोच लीजिए, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग एटम सोच लीजिए आप, और उस एटम में अगर आप चेक करेंगे कि अगर उस एटम की बात करें तो एक एटम के पास एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक नंबर होता है। अगर आपने 2 एटम सोचे हैं और 2 एटम ऐसे आपको सोचना है कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास अलग अलग हो, तो ऐसे एटम्स के कलेक्शंस को आपस में क्या बोलते हैं, दीज आर आइसोटोप्स। क्लियर है ना, मतलब आइसोटोप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोटोप्स। मतलब कि ऐसे एटम्स का कलेक्शंस जिनके अंदर जितने भी एटम्स हैं सबका एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऊपर के नंबर की बात करते हैं जैसे बेटा हम लोग मास नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कहते हैं, वो हर एक एटम का अलग अलग होगा। तो ऐसे कलेक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे एटॉमिक नंबर और मास वाले कलेक्शंस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा इसको हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा। सब कुछ हमने यहाँ पर, चलिए पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर but different atomic masses, are known as isotopes। डन। मतलब देखिए इसमें मेन यहाँ पर क्या है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ये बेटा पॉइंट बहुत ही मेन है। मतलब आइसोटोप्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जब आपको ढेर सारे एटम्स दिखाई पड़े ऐसे जिनके नीचे वाले नंबर्स यानी कि उनका एटॉमिक नंबर सेम हो और जो उनके मासेस हो वो अलग अलग होंगे, तो बेटा उनको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे आइसोटोप्स। अब बेटा हम देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा 1H1 और मैंने यहाँ पर लिखा 1H2 और मैंने यहाँ पर लिखा 1H3।
देखिए तीनों में ध्यान से आप जरा, तो तीनों के पास इन तीनों का जेड क्या है बेटा, जेड यहाँ पर क्या है, सेम है। देखिए इन तीनों का जो जेड है वो सेम है, लेकिन इनका जो ए है, ए का मतलब बेटा क्या होता है, एटॉमिक मास, वो यहाँ देखिए अलग अलग है, 1 2 3, यानी कि ये क्या है, डिफर है। इसका मतलब देयरफॉर दीज आर आइसोटोप्स। ये बेटा हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 1H1 1H2 और 1H3। इन सबके पास ध्यान से देखिए आप, नीचे वाले नंबर सेम है, यानी कि इन सबका एटॉमिक नंबर जेड सेम है, कितना है, 1 है। लेकिन इन सबका जो एटॉमिक मास है, जो कि ऊपर वाला नंबर होता है, ए होता है, उन सब के लिए ए की वैल्यू अलग अलग है, 1 2 3 है। इस कारण से ये पूरा पेयर 1H1 1H2 1H3 ये पूरा पेयर आइसोटोप्स के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर बेटा आप इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए पहले, अगर आपको इनका नाम भी लिखना हो तो इनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए नोट में आपको अलग से यहाँ पर नाम यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए 1H1 का नाम है प्रोटियम, ठीक है। 1H2 का बेटा यहाँ पर नाम है ड्यूटेरियम, ठीक है ना, यहाँ पर ये नाम बेटा। और अगर हमने आपसे बोला 1H3 बेटा, इसका नाम है ट्राइटियम, ठीक है ना। तो ये नाम भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बेटा आप लर्न रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन है किसका, आइसोटोप्स का। प्रॉपरली इसे कॉपी कर लीजिए। अब बेटा इसके बाद हम देखते हैं आइसोबार्स के बारे में, ठीक है। अब बेटा हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं आइसोबार्स को। किसको बेटा, आइसोबार्स को। तो आइसोबार जो होता है बेटा वो आइसोटोप्स का पूरा उल्टा होता है। मतलब कहने का कि आइसोटोप्स में क्या पढ़ा हम लोगों ने, आइसोटोप्स में पढ़ा हम लोगों ने कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास अलग अलग होगा। तो आइसोबार क्या कहता है कि एटॉमिक मास सेम होगा, ऊपर वाला नंबर सबका सेम होगा, और जो नीचे वाला नंबर है यानी कि जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो सबका अलग अलग होगा। तो ऐसे पेयर को हम बेटा क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे, ठीक है। और दोनों में जो बहुत ही मेन अंतर है बेटा वो आपको ध्यान देना है कि आइसोटोप्स और आइसोबार में क्या अंतर है। एक तो डिफाइन का अंतर है, ठीक है। जो बेटा बहुत ही मेन अंतर है वो क्या है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें एटम सेम होंगे, सारे एटम्स बेटा वहाँ पर क्या होंगे, सेम होंगे, जब बस उनका सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में अंतर आएगा। अगर आइसोटोप्स हैं तो नंबर सब में क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, और जो एटॉमिक मासेस होंगे वो बेटा अलग अलग होंगे, लेकिन एटम सेम होगा। जैसे कि आपने एग्जांपल दिखा था 1H1 1H2 1H3, दीज ऑल पेयर्स आर आइसोटोप्स नॉट आइसोबार्स। और सब में जो कॉमन है ना वो बेटा वो क्या है, सबका एटम सेम है, सबके पास हाइड्रोजन एटम है। एक के पास 1H1 है, एक के पास 1H2 है, और एक के पास 1H3 है। तो एटम सबके पास क्या था, सेम, सिर्फ एटॉमिक मास अलग अलग होने के कारण से इनको आइसोटोप्स में रखा गया। वैसे बेटा हमारा होता है आइसोबार्स होता है। आइसोबार्स में क्या होगा, आइसोबार्स में ऊपर के नंबर सेम होंगे, ऊपर का मतलब एटॉमिक मास सभी का सेम होगा, एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग होंगे। लेकिन एक और यहाँ पर आपको बात ध्यान रखना है कि आइसोबार में एटम्स भी अलग अलग होंगे। जैसे कि आइसोटोप्स में क्या था, एटम सेम थे, बट यहाँ पर एटम्स क्या होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए आप यार यहाँ पर डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोबार्स। अब देखिए आइसोबार्स को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बेटा यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसको, द डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये बेटा बहुत ही मेन यहाँ पर पॉइंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग जो एटम्स होते हैं, ठीक है ना, विच है सेम atomic masses but different atomic numbers। उनके नंबर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और मासेस क्या होते हैं, सेम एटॉमिक मासेस, ये आपको ध्यान रखना है, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे। लिख देंगे यहाँ पर कॉमा, आर नोन एज
आर नोन एज आइसोबार्स, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए आपने बेटा कार्बन के बारे में सुना होगा, कार्बन एक एटम होता है और कार्बन का नॉर्मल कार्बन जो आप बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आपने पढ़ा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास कितना होता है 12, ये आपने पढ़ा था, ठीक है ना। लेकिन कार्बन और टाइप्स के भी होते हैं, आप इसको अच्छे से आगे भी एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे। अभी के लिए आपको दिखा रहा हूँ 6C14 एंड 7N14 आर आइसोबार्स। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोर्ड पे देखिए आप ध्यान से, आप बेटा सिर्फ यहाँ पर बोर्ड पे देखिए ध्यान से। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6C14 यानी कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों आइसोबार्स क्यों हैं, क्योंकि इनके पास देखिए ध्यान से दोनों का यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, जबकि एटॉमिक मास क्या है, सेम है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 6C14 कहाँ होता है, तो आपको बेटा हम बता रहे, ध्यान से सुनिए कि कार्बन के बहुत ढेर सारे बेटा एलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब आप समझिए इसको कि बहुत सारे और भी कार्बन टाइप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन भी होता है, तो इस तरह से ये भी हमारा एग्जिस्ट करता है कार्बन। अभी इसके बारे में आप अलग टॉपिक में अच्छे से पढ़ लेंगे, इस चैप्टर में खाली आपको सिर्फ इसके फॉर्म को याद रखना है। तो 6C14 7N14 दोनों में क्या कॉमन है बेटा, दोनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है, और नंबर क्या है, अलग अलग है। इस कारण से इनको बेटा हम आइसोबार कहेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर आपको हम सेकंड भी दिखा रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा आर्गन का, आर्गन का नंबर कितना होता है 18 और मास कितना होता है 40 एंड, और बेटा आपने नाम सुना होगा कैल्शियम का, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 20 और मास क्या होता है 40, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या बेटा, ये भी हमारा क्या है आर आइसोबार्स, ये भी बेटा हमारे पास क्या आइसोबार है। क्यों, सब दोनों के पास क्या है 40, ये पॉइंट समझ लीजिएगा आप, नहीं ये पॉइंट नहीं है, ठीक बेटा। यहाँ पर दोनों के पास बेटा मास क्या है 40 और नंबर क्या है 18 और 20, दोनों में नंबर अलग अलग है, मास सेम है। तो यहाँ पे शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा यहाँ पर क्या, या इस बार यहाँ पर ए क्या होता है, सेम होता है। ए का मतलब एटॉमिक मास सेम होगा और जो जेड होता है यानी कि एटॉमिक नंबर वो यहाँ पर बेटा डिफर होता है। आपको मैंने एग्जांपल दिखा दिया। इस तरह से पेपर में डिफरेंस आए या फिर एक्सप्लेन करने को आए या फिर डिफाइन आए, आप बेटा यहाँ पर प्रॉपरली से डिफाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी से बेटा इसे कॉपी कर लीजिए, आपको बताते हैं हम अगला टॉपिक। अब बेटा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक यहाँ पर है बेटा आइसोन्यूट्रॉनिक्स। ये क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, आपको नाम से बेटा लग रहा होगा। यहाँ पर बेटा अब हम लोग यहाँ पर करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोन्यूट्रॉनिक्स। देखिए बेटा इसमें क्या पढ़ना हम लोग को, सिंपल सी बात है। इसमें यहाँ पर क्या बताना है कि द डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, अगर आपको चेक करना है कि अगर दो आपने एज्यूम किया, दो आपने सोच लिया अलग अलग एटम, और दोनों एटम में आपने फाइंड किया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बेटा क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और अगर दोनों ही एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आता है, जो पहले एटम में आता है न्यूट्रॉन्स जितने हैं उतने ही अगर न्यूट्रॉन्स दूसरे वाले में भी हैं, तो बेटा इन दोनों को हम क्या कहेंगे, आपस में आइसोन्यूट्रॉनिक्स कहेंगे, ठीक है। चलिए इसे बेटा हम यहाँ पे कॉपी कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसके लैंग्वेज को। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same number of neutrons are known as आइसोन्यूट्रॉनिक्स, ठीक है बेटा। यहाँ पर ना मतलब कि अगर एलिमेंट्स आपने सोच लिया, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को सोच लिया और दोनों में आपने फाइंड किया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम आते हैं तो बेटा उसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे क्या, आइसोन्यूट्रॉनिक्स। अब बेटा हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। जानते हैं एक बात बता रहे आपको, कोई भी चीज़ अगर आपने मान लीजिए बेटा प्लान की पढ़ने के लिए बता रहा हूँ आपको, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी अगर आप फोकस कर अपना, अगर बहुत कीमती समय आप दे रहे, चाहे आप मुझे दे रहे हैं, अपने यूट्यूब वीडियो को दे रहे हैं, आप
कोचिंग बेटा पढ़ा रहे हैं, आप कहीं से भी अगर उस सोर्स को अगर आप गेन कर रहे हैं तो बेटा मायने ये रखता है कि आप उसके लिए कितना एक्स्ट्रा समय और सोच के आपने रखा है। मतलब कहने का जो भी बेटा यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसको फिर बार बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो जो भी बेटा आप इस समय अपना कीमती समय आप हमें दे रहे हैं, किस लिए बेटा? अपने लिए, ठीक है ना। उतना बड़ा पूरा आपका समय आपके लिए बिल्कुल बेकार जाएगा। तो समय को बेटा वेस्ट ना करके अगर आप ये ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसको बार बार आपको बेटा नोट्स के फॉर्म में कॉपी करके रिवाइज करना है। अपने लिए करना है बेटा, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए करना है बेटा। तो इसको बिल्कुल अलर्टनेस के साथ, बिना बोरिंग के, अलर्ट होकर बेटा इसको अच्छे से नोट्स के फॉर्म में कॉपी करके बेटा आपको परफॉर्म करना है और बार बार आपको बेटा वहाँ पर रिवाइज करना है। ओके, चलिए फुल अटेंशन से यहाँ पे ध्यान देते हैं। हमें बेटा यहाँ पर आइसोन्यूट्रॉनिक्स को एक्सप्लेन करना है। कैसे बेटा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल मान लिया अपने अकॉर्डिंग। मैंने मान लिया Na, यानी कि इसका नंबर आमतौर पे नॉर्मल इसका नंबर होता है 11 और मास क्या होता है 23, एंड Mg इसका होता है 12 और मास इसका 24 होता है, ठीक है ना। आर आइसोन्यूट्रॉनिक्स, ये बेटा हमारे पास क्या होंगे? आइसोन्यूट्रॉनिक्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है। आपको मैं दिखाता हूँ करके क्यों होंगे, ध्यान दीजिएगा। सिंस फॉर सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23 है और नंबर क्या 11 है। अगर बेटा हम लोग इसमें फाइंड करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम फाइंड करते हैं तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर फाइंड करते हैं तो कैसे बेटा फाइंड होगा? आपको तरीका बता रहा हूँ। एक तो आपने पढ़ा फॉर्मूला A=N+P, और एक और तरीका क्या है कि आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले का मतलब बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि एटॉमिक मास, और बेटा नीचे वाले का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को आप लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वही आपका आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर बेटा हमारा क्या है 23 है और नीचे बेटा क्या है 11 है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। अब जरा बेटा हम चेक करते हैं मैग्नीशियम के लिए। मेरे चेक करने के पहले ही आपने बेटा चेक कर लिया होगा, मुझे पता है आपका आंसर भी 12 आ रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं फिर भी बेटा यहाँ पर प्रॉपरली नोट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब बेटा करेंगे फॉर Mg, यानी कि यहाँ पर है 24 और यहाँ पर है 12। यहाँ पर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, चेक करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को लेस करेंगे, यानी कि मास में से नंबर को लेस करेंगे तो आएगा 24 माइनस 12, तो यहाँ कितना आएगा 12। आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि सोडियम के लिए और मैग्नीशियम के लिए दोनों ही एटम के लिए न्यूट्रॉन्स के नंबर यहाँ पर बेटा सेम है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों क्या है? आइसोन्यूट्रॉनिक्स है। आई होप आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियरली एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा बेटा। प्रॉपर से कॉपी जल्दी कर लीजिए। अब बेटा हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अब बेटा देखिए यहाँ पर टॉपिक हमारे पास लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब बेटा इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले हम समझते हैं फ्यूज का मतलब क्या होता है। FUSE फ्यूजन यहाँ पर लिखा है ना बेटा। देखिए यहाँ पर फ्यूज का मतलब क्या है? कंबाइंड, मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब कि न्यूक्लियर आपस में फ्यूज हो रहे हैं, मतलब कंबाइंड हो रहे हैं। और आपको बेटा बता दें कि जब भी अगर दो न्यूक्लियस अगर आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से, उनके फ्यूज होने से एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में, एक अच्छी खासी क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा, ठीक है ना। और इसको आमतौर पे अपने इस चैप्टर में हम लोग बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग इसको मेजर करेंगे। यानी इसको एग्जाम्पल से हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। मतलब कहने का अगर दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं और साथ ही साथ इसके साथ एक हाई क्वांटिटी में एनर्जी को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इस बेटा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं एग्जांपल से। सबसे बेटा पहले यहाँ पर हम जरा कुछ डिफाइन करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिफाइन यहाँ पर क्या है? व्हेन टू और मोर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म
combine to form a single heavy nucleus. This process is known as न्यूक्लियर फ्यूजन। आप समझिए, आप व्हेन टू और मोर न्यूक्लियाई, आप चाहे तो यहाँ पर बेटा ये भी ऐड कर दीजिएगा। क्या, देखिए यहाँ पर लिखा था न्यूक्लियाई, आप चाहे तो यहाँ पर एक और वर्ड यहाँ पर ऐड कर लीजिए जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। लाइटर बेटा, ये कौन सा लाइटर है पता है? ये बेटा कौन सा लाइटर है? ये नहीं कि जो हम लोग बेटा आग या फायर वर्क करते हैं ना, लाइटर बेटा वो नहीं है। यहाँ पर बेटा लाइटर का मतलब क्या है? हल्का, ठीक है ना। तो व्हेन टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, मतलब कि जब दो हल्के न्यूक्लियाई या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जब दो हल्के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर, आपस में कंबाइंड होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पर ये भी दिखाना है कि जब भी ऐसा होता है तो एक अच्छी खासी क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। तो अपने यहाँ पर दिखा देंगे, इन दिस प्रोसेस a high amount of energy is produced। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारा हो गया डिफाइन। अब बेटा इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से बेटा यहाँ पर समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका ध्यान से। एग्जाम्पल में बेटा यहाँ पर लिखा मैंने 1H1 और फिर यहाँ लिखा 1H1। तो बेटा इसका नाम यहाँ पर क्या है बेटा? इसका बेटा यहाँ पर नाम क्या है? प्रोटियम। चलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ 1H2 और यहाँ पर लिखा मैंने 1H2। बेटा नाम यहाँ पर क्या है? ड्यूटेरियम, ठीक है ना। इसका बेटा यहाँ पर नाम क्या है? ड्यूटेरियम, ठीक है ना। इसका बेटा नाम यहाँ पर है ड्यूटेरियम और इसका बेटा पे नाम क्या है? ड्यूटेरियम, ठीक है ना। बेटा यहाँ पर देखिए दो हल्के यहाँ पर न्यूक्लियस हैं, किसके? ड्यूटेरियम के, ठीक है। और दोनों बेटा आपस में क्या हो रहा है? कंबाइंड हो रहे हैं। और बेटा यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? 1H3। बेटा नाम क्या है यहाँ पर इसका बेटा यहाँ पर नाम क्या है? ट्राइटियम, ठीक है ना, ट्राइटियम, ठीक है ना। और साथ ही साथ 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अमाउंट का यहाँ पर बेटा एक एनर्जी बाहर रिलीज होता है, ठीक है ना। तो अगर इस पूरे रिएक्शन पर हम ध्यान दें तो देखिए हमने कंबाइंड यहाँ पर क्या कराया था? ड्यूटेरियम, और बेटा बना है हमारे पास क्या? ट्राइटियम। और ट्राइटियम का जो होता है ना साइज, जो एटॉमिक वेट है इसका पूरा, तो ये वेट इसे क्या है? ज़्यादा है। मतलब कि ये हैवी न्यूक्लियस है 1H3 कंपेयर टू सिंगल 1H2, यानी कि सिंगल लाइटर यहाँ पर न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होते हैं और बनाते हैं यहाँ पर क्या है? एक हैवी न्यूक्लियस। लेकिन याद रखिएगा कंबाइंड होने में दो या दो से ज़्यादा यहाँ पर एटम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जब रिएक्शंस के बाद जो यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड होगा, जो यहाँ पर लास्ट में कंबाइंड होकर जो एटम बेटा बनेगा वो सिंगल होगा न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस क्या होगा? सिंगल होगा, यानी कि 1H2 + 1H2, यानी कि दो ड्यूटेरियम के यहाँ पर न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और एक हैवी सिंगल ट्राइटियम का न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ऐसा होने में आपके पास लगभग अप्रॉक्सीमेट 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा पूरा हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। जल्दी से बेटा से कॉपी कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेकर। अब बेटा हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को। देखिए अभी जो बेटा जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर क्या था? न्यूक्लियर फ्यूजन। और बेटा यहाँ पर अब हम यहाँ पर कर रहे हैं एक्सप्लेन किसको? न्यूक्लियर फ्यूजन को, FISSION फ्यूजन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से ये क्या होता है बेटा? देखिए फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी हैवी पार्ट्स का दो या दो से ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में टूट जाने को बेटा बोलते हैं क्या? फ्यूजन। मतलब कि एक हैवी न्यूक्लियस इसमें होगा और वो किसी कारण से दो या दो से ज़्यादा स्मॉल लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाएगा, ठीक है ना, बट जाएगा। इसको बेटा हम यहाँ पर क्या बोलेंगे?
न्यूक्लियर फिजन। अच्छा अब बेटा एक बात सुनिए, इसमें करते क्या है बेटा, इसमें हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं, क्या ऐसा एलिमेंट है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्या ऐसा एलिमेंट है जो यूरेनियम के या फिर जो एक हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करता है इनटू सिंपलर फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा मान लिया हमारे पास यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पर एक हैवी, हमारे पास यहाँ पर कोई एक हैवी एटम है, न्यूक्लियस मान लिया हमने, एक हैवी न्यूक्लियस है, और बेटा हमने इस पर बॉम्बार्डिंग कर दी किसकी, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की बेटा। तो ये क्या होगा बेटा, तो ये दो अलग अलग बेटा यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या होगा, टूट जाएगा बेटा ये। यानी कि ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं लाइटर न्यूक्लियस, मतलब हल्के, यहाँ पर ये भी बेटा हमारे पास क्या है, लाइटर न्यूक्लियस, और ये बेटा हमारे पास क्या है, हैवी न्यूक्लियस था, ये हमारे पास क्या है बेटा, लाइटर न्यूक्लियस। आप बेटा यहाँ पर डायग्राम बहुत ध्यान से समझिए और बनाइए कि इसमें हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस था, ये अलग अलग दो स्मॉल न्यूक्लियस में टूट गया। ज़्यादा बेटा पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों के यहाँ पर एटॉमिक मासेस बहुत नियर बाई होते हैं, आसपास होते हैं, ठीक है बेटा यहाँ पर। तो जब इसी का उल्टा किसका, फ्यूजन का, देखिए अभी जो हमने पढ़ा था फ्यूजन, उसमें क्या पढ़ा था, कंबाइंड हो रहे थे दो लाइटर, और दोनों बेटा यहाँ पर बना क्या रहे थे, एक दोनों कंबाइंड होकर बेटा बना के रहे थे एक हैवी न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हैवी न्यूक्लियस टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है किसमें, लाइटर फॉर्म में। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। चलिए अब बेटा आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं एग्जाम्पल से। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं और ये लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाता है, और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर ये एनर्जी भी रिलीज करता है। ये आपको बेटा मैंने एक डेमो के फॉर्म में यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अगर बेटा हम यहाँ पर डिफाइन करते तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए व्हेन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नोट्स, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन into two or more lighter nucleus due to the फास्ट मूविंग, आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बम्बार्डिंग, मतलब बम्बार्डिंग का मतलब स्ट्राइक करना, ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख दीजिए सिंपल भाषा में, ड्यू टू द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। दिस प्रोसेस is known as न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है बेटा। यहाँ पर मतलब कहने का यहाँ पर क्या कि अगर एक हैवी न्यूक्लियस है, अगर वो हैवी न्यूक्लियस, ध्यान दीजिएगा, अगर एक हैवी न्यूक्लियस है और वो हैवी न्यूक्लियस अगर दो या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर ब्रेक क्यों होता है, ड्यू टू द बम्बार्डिंग ऑफ, या फिर ऐसे लिख दीजिएगा, ड्यू टू द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब बेटा हम इसको दिखाते हैं आपको एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। अगर आप बेटा यहाँ पर कॉपी कर लिया होगा तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको एक बार स्क्रीनशॉट से ले लीजिए आप। अब देखिए बेटा इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको मैं। जैसे बेटा मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम 92-235। देखिए यूरेनियम बेटा यहाँ पर एक एलिमेंट होता है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यू फॉर यूरेनियम, ठीक है ना। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 92, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 235। अब बेटा जब हम इस पर क्या करते हैं, जब हम इस पर फॉल करते हैं किसको, न्यूट्रॉन्स को, मतलब कहने का प्लस न्यूट्रॉन्स के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 0 और मास क्या होता है 1, याद रखिएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब हम इसमें, ये हमारे पास देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये बेटा हमारे पास क्या है, ये बेटा हमारे पास है यूरेनियम, ठीक है ना, ये हमारे पास है यूरेनियम, और बेटा इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी
इससे रेडियो एक्टिव रेज यहाँ पर बाहर निकलती हैं, जिसे हम बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा। अभी बेटा हम लोग इसको बाद में कभी कवर करेंगे। इस टॉपिक में आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये एक यूरेनियम एक एलिमेंट का नाम है जिसका मास क्या होता है 92 और जिसका मास होता है 235 और नंबर होता है 92, ठीक है ना यहाँ पर। और जब बेटा इस पर हम लोग फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ठीक है बेटा। यहाँ पर जैसे ही ये इसको बम्बार्डिंग करते हैं हम लोग, होता क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बेटा हमारे पास बनेगा 56 बेरियम 142, ठीक है ना, मतलब 141। मतलब कहने का कि ये यूरेनियम दो स्मॉल अलग अलग लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, प्लस ठीक है ना। मतलब कि ये जो था ना यूरेनियम बेटा, ये यूरेनियम दो न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ बेटा। पहले क्या नाम क्या है, बेरियम, ठीक है ना, मैं छोड़ दो नाम यहाँ पर, ठीक है, आपको नाम पता होगा। बट यहाँ पे हमारा क्या बन गया, बेरियम, ठीक है ना। 56 इसका क्या है एटॉमिक नंबर है और मास क्या है 141। और बेटा इसके बाद से बन गया हमारा क्या है KR, बेटा यहाँ पे क्या है क्रिप्टॉन, क्या बेटा नाम है इसका क्रिप्टॉन, ठीक है ना। तो क्रिप्टॉन का नंबर क्या है 36 और बेटा मास क्या है 92। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर बनता है क्या है, 3 बेटा बनते हैं यहाँ पर क्या, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स और बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो न्यूट्रॉन्स को लिखते कैसे हैं, 0 और 1, यानी कि न्यूट्रॉन्स का जो नंबर बेटा होता है वो क्या होता है 0 और जिसका उसका एटॉमिक मास क्या होता है 1। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर एक हाई क्वांटिटी में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है एग्जाम्पल यहाँ पर बेटा, ये एग्जाम्पल बेटा आपका बहुत ही मेन एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फिजन का। मतलब क्या, यहाँ पर यूरेनियम पर हमने न्यूट्रॉन्स फॉल किए, बम्बार्डिंग कर दी, तो ये यूरेनियम हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस में टूट गया, ब्रेक हो गया। पहला बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर बेरियम, जिसका नंबर और मास यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर बेटा दूसरा यहाँ पर दिख रहा है क्या, क्रिप्टॉन, जिसका कि नंबर और मास यहाँ पर लिखा। और साथ ही साथ न्यूक्लियर फ्यूजन में यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स और बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आगे और स्ट्राइक करते जाते हैं और ये रिएक्शन बहुत क्वांटिटी में होती आती है, ठीक है ना, चैन फॉर्म में होती आती है। और इसी के साथ कुछ एनर्जी भी यहाँ पर बेटा रिलीज होती है, ठीक है। अब बेटा देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बेटा यहाँ पर क्या बात है कि इस रिएक्शंस में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास की बेटा बात करते हैं तो आपको बेटा यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए बेटा पहले एटॉमिक मास को बोथ साइड इक्वल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। बहुत आपको बेटा मजा यहाँ पर आएगा बैलेंस करने में, आपको बेटा बहुत ही अलग बेटा यहाँ पर मजा आएगा बैलेंस करने में। चलिए हम देखते हैं बैलेंस करते हैं। तो देखिए बेटा इसको हम कुछ देर के लिए मान ले रहे हैं, ये क्या है रिएक्टेंट है और बेटा ये पूरा क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट में हम लोग बेटा मैच कर रहे हैं किसको, एटॉमिक मास को। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एटॉमिक मास बेटा कहाँ पे, रिएक्टेंट पे कर रहा हूँ, पहले मैं रिएक्टेंट पे, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट पे ऐड करिए, कितना आएगा 235 और 1, तो बेटा क्या बन गया 236 बन गया, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पर मैं एक और बेटा कॉलम बना दे रहा हूँ एटॉमिक नंबर का, ठीक है ना। तो एटॉमिक जो मास है बेटा हमारा, एटॉमिक मास जो हमारा है बेटा वो आप बेटा इसको थोड़ा जूम करके थोड़ा देख लीजिएगा। एटॉमिक मास जो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है रिएक्टेंट बेटा वो कितना है 236 है। और अब बेटा हम एटॉमिक मास काउंट कर रहे हैं कहाँ पे, एरो के बाद, यानी कि एज अ प्रोडक्ट। तो अगर हम बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट में अगर हम ऐड करते हैं एटॉमिक मास, ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर क्या लिखा है 141, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 141 प्लस बेटा फिर यहाँ पर लिखा है क्या 92 लिखा है और प्लस बेटा फिर यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 30N1 का मतलब देखिए अगर 3 ना होता, मान लिया हमने यहाँ पर 3 ना होता तो यार यहाँ पर बेटा मास क्या लेते 1 लेते, पर न्यूट्रॉन बेटा हमारे पास 3 बार है। अगर 3 बार है तो 3 से अगर करेंगे इंटू तो क्या आएगा 3 1 जा 3, यानी कि +3 करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ऐड करिए यहाँ पर पूरा करिए बेटा यहाँ पे ऐड, तो 2 1 3 3 3 6 9 4 13 1 कैरी और 2, ठीक है। मतलब कि एज अ प्रोडक्ट भी यहाँ पर कितना आ रहा है 236 आ रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ पर ना क्लियर हो गया, यानी कि ये रिएक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों ही तरफ एटॉमिक मास क्या है सेम आ रहे हैं, 10 एटॉमिक मास है, ठीक है ना। अब बेटा बिल्कुल सेम बेटा यहाँ पर हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं एटॉमिक नंबर में, चलिए ध्यान देते हैं। तो एटॉमिक नंबर की बेटा अगर बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर हम चेक करेंगे पहले रिएक्टेंट में, ठीक है ना। बेटा जूम करके इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा।
तो एटॉमिक नंबर बेटा कहाँ होता है, नीचे होता है, एटम के नीचे लिखा होता है। तो एटम के नीचे यहाँ पर क्या लिखा है 92, और बेटा यहाँ पर क्या लिखा है 0, मतलब रिएक्टेंट यहीं से यहाँ तक है ना। तो रिएक्टेंट अगर यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें 92 में अगर 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 92 ही आएगा, ठीक है ना। अब बेटा हम चेक करते हैं एरो के बाद एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर चेक करते हैं एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना आ रहा है। तो बेटा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट की बात यहाँ पर करते हैं बेटा हम लोग, तो यहाँ पर कितना आएगा ध्यान दीजिएगा 56 प्लस 36, और यहाँ पर तो बेटा कुछ नहीं है क्योंकि 3 का अगर 0 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो 56 प्लस 36 को अगर ऐड करेंगे बेटा तो ऐड करने पाएगा 6 6 12, 1 कैरी 5 3 8 1 9, डन। तो बेटा यहाँ पे आप बेटा साफ बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के जो पूरे सम्स हैं बेटा वो यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से न्यूक्लियर फिजन भी समझ में आ गया होगा, डिफाइन के साथ, एग्जाम्पल के साथ और बैलेंसिंग के साथ, ठीक है ना। अब बेटा जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लीजिए आप। अब देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग आज के इस वीडियो के लास्ट बेटा टॉपिक को, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये हमारा डेरिवेशन है और बेटा ये हमारा थ्योरी भी है, तो इसको बेटा हम लोग अच्छे से कवर करते हैं और फिर इस बेटा पूरे लेक्चर्स को आप समझकर अपने फेयर कॉपी में, अपने नोट्स में बेटा प्रॉपरली कॉपी करके प्रैक्टिस बेटा करके कमेंट्स करिएगा, ठीक है आप। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा। अब बेटा जो हमारा लास्ट बेटा टॉपिक है यहाँ पर वो क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो आपके बेटा मन में आ रहा होगा सर ये तो हमने पढ़ा था एटम्स में, R0 की वैल्यू, क्लोजेट अप्रोच की वैल्यू, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, बेटा ये उससे कुछ अलग है, ठीक है ना। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस में यहाँ पर रेडियस और एटॉमिक मास के बेटा बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, कुछ बेटा पढ़ाई करेंगे, कुछ यहाँ पर डिराइव करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, हेडिंग बेटा बहुत दम है, हेडिंग देखिए यहाँ पर ध्यान से बेटा। यहाँ पर अगली बेटा हमारे पर हेडिंग है साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये तो ऐसे आएगा बेटा। और या फिर इसका एक और बेटा यहाँ पे नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस, डन। तो बेटा कहने का मतलब क्या, साइज ऑफ न्यूक्लियस तो आपने पहले से ही पढ़ रखा था। जैसे आपको बेटा मैंने बोला साइज ऑफ न्यूक्लियस, आपको बेटा मन में आ गया कह रहे ये तो वही है ना R0 जो कि बेटा हमने पढ़ा था 10⁻⁻15 मीटर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। बेटा ये उससे थोड़ा सा अलग है, इसमें बेटा हम पढ़ेंगे कि मास नंबर में और न्यूक्लियर के रेडियस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, और इस पर बेटा बहुत अच्छा। अब बेटा यहाँ पर देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस, देखिए अब बेटा यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं पहले लेट करके, ठीक है ना, कि दोनों में क्या रिलेशन है। मैंने बेटा यहाँ पर मान लिया सपोज हमारे पास सपोज यहाँ पर ये बेटा हमारे पास एक एटम है, ठीक है। हमारे पास बेटा यहाँ पर क्या, सॉरी ये बेटा हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है बेटा, जो इसका एटॉमिक मास है वो बेटा मैंने मान लिया क्या है, कैपिटल A है, ठीक है। और इसकी जो बेटा रेडियस है सेंटर से, ये बेटा मान लिया मैंने R है, ठीक है। R बेटा यहाँ पर क्या रेडियस है और A यहाँ पर क्या एटॉमिक मास है। तो इस चीज़ को बेटा पहले आपको हम प्रॉपरली यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिख लिया लेट कैपिटल A बी द एटॉमिक मास ऑफ दिस न्यूक्लियस, एटॉमिक मास ऑफ अ न्यूक्लियस, एंड कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस, ठीक है ना। ऐसे बेटा हमने मान लिया। तो आप ये बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो आप ये बताओगे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना। यानी इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्लस क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस है तो, अगर ये एटम होता तो तीनों पार्टिकल्स होते, बट यहाँ पर ये बेटा क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बेटा हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, कंबाइंड फॉर्म इसको बोलते हैं हम लोग A, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स और ढेर सारे अगर न्यूट्रॉन्स लाना चाहें तो कॉमन सी बात है बेटा, जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे
वो साइज उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी कमरे में 10 लोग रहते हैं तो 10 लोगों का कमरा बेटा छोटा होगा, और अगर आपसे बोले कि भाई मुझे 50-60 लोग को उस कमरे में लाना है तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बेटा हमें को हॉल करना पड़ेगा, एक हॉल लेना पड़ेगा, एक बड़ा सा कमरा हमें अरेंज करना पड़ेगा जिसमें 50 से 60 लोग आके रह सके। मतलब सिंपल सी बेटा हमारे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उसका स्पेस जो उसका वॉल्यूम होगा बेटा वो उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम है किसका, न्यूक्लियस का, वो बेटा किस बात पर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, यानी कि इसके अंदर कितने एटॉमिक मास है। क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कॉमन फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में बेटा हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो इसका मतलब अगर बेटा आपसे मगर जनरली बात करें तो ये आपसे कहेंगे कि एटॉमिक जो मास होता है उससे क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है। मतलब कि द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। जितना ज़्यादा एटॉमिक मास होगा उतना ही बड़ा न्यूक्लियस का साइज भी होगा, ठीक है ना। तो बेटा हम लोग यहाँ पर जरा सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, इसी बात को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नाउ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास, ठीक है ना। यानी कि A मतलब कहने का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही बड़ा उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो बेटा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, वॉल्यूम। नोट्स पे ध्यान देना है आपको बेटा, नोट्स प्लस मैं जो भी आपसे बेटा यहाँ पर बोल रहा हूँ दोनों को कंबाइंड करके बेटा माइंड से आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा मैंने वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज, ऐसे लगा दें क्या, प्रोपोर्शनल टू, यहाँ लिखा है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एटॉमिक मास की, मैंने लिख दिया एटॉमिक मास। बेटा सबको क्लियर है ना। बेटा देखो सबको अगर बेटा ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे बेटा फटाक से आप नीचे अपने कमेंट कर दीजिएगा कि यस हमें समझ में आ रहा है। अगर आपको बेटा कोई दिक्कत हो रही है तो बेटा नीचे उस बेटा प्रॉब्लम को आप लिख दीजिए, मैं बेटा पूरा ट्राई करूँगा कि आपके उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँ। अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर बेटा कमेंट करिएगा कि लिखिए यस हमें पूरा क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बेटा यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होगा, तो बेटा जो न्यूक्लियस हमारा कैसा है, अगर न्यूक्लियस हमारा स्फेरिकल है, कैसा बेटा, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल बॉडी यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम बेटा क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज रेडियस, प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास का सिंबल क्या होता है, ए। बहुत ध्यान से बेटा जरा समझ के देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, यहाँ तक कोई डाउट है, चलिए ठीक है। अब बेटा मेरी बात समझिए, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, अगर प्रोपोर्शनल लगा है ना कहीं पर तो प्रोपोर्शनल का बेटा मतलब क्या होता है, डिपेंड होना, ठीक है, डिपेंड करना। तो प्रोपोर्शनल अगर लगाए तो बोथ साइड लेफ्ट चाहे राइट कहीं पर भी अगर कांस्टेंट है तो आप उस कांस्टेंट को आराम से वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, वहाँ से आराम से हटा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट डिपेंड करने पर डिपेंड नहीं करे, क्योंकि देखिए कांस्टेंट क्या होगा, ना बेटा इसकी वैल्यू कम होगी ना बेटा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि ये कहीं से भी आर और ए को इंटरफेयर नहीं करेगा, आप लगाइए चाहे ना लगाइए। तो हम यहाँ पर 4/3 पाई को हटा दे रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास 4/3 सॉरी हर जगह ठीक 4/3 पाई, यहाँ बन जाएगा हमारे पास क्या, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए, बेटा ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा हम लोग इसको आगे थोड़ा सा बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में अपने पास सेव कर लिया होगा, और नहीं किया है तो बेटा जल्दी से इसे सेव कर लीजिए आप। चलिए अब बेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इसके आगे का सॉल्यूशन, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका एटॉमिक मास में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक मास जो है बेटा उसका वो क्या है, यहाँ पर ए है, ठीक है। तो यहाँ बेटा क्या लिखा, आर क्यूब, बेटा अब हम इस 3 को, अब बेटा हम इस पावर 3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो बेटा पावर को जब हम ट्रांसपोज करते हैं ना तो बेटा पावर क्या होता है, 1/में हो जाता है, क्या होता है 1/में। तो मतलब बेटा कहने का कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3।
बेटा पावर यहाँ पर 3 है ना, ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ क्या बन जाएगा 1 अपॉन में, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखिएगा ध्यान से। अब जैसे बेटा हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा कांस्टेंट। जैसे बेटा हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा कांस्टेंट। अगर बेटा आपको पता है तो बेटा फटाक से वहाँ पर कमेंट करिए कि यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आएगा, अगर आपने पढ़ रखा है तो। अगर नहीं बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ बेटा हमारे पास आ गया, हमसे पहले बेटा लिखिएगा, हमसे पहले ये नहीं कि हमने यहाँ पर लिखा और आपने कमेंट कर दिया कि यहाँ पे आर नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो आता है कांस्टेंट वो यहाँ पर क्या है आर नॉट है, ठीक है यहाँ पर। अब बेटा उसके बाद से यहाँ पर दिखा देंगे वेयर आर नॉट इज अ कांस्टेंट। ये बेटा यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो बेटा इसकी वैल्यू भी होगी, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे वैल्यू ऑफ आर नॉट, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम दिखा देंगे कि आर नॉट बेटा यहाँ पर वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो आर नॉट बेटा वैल्यू क्या होती है 1.2 फर्मी मीटर। क्या होता है बेटा फर्मी मीटर। तो बेटा इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं और करके 1.2 कैपिटल एफ स्मॉल एम, ठीक है बेटा। तो 1.2 फर्मी मीटर, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम 1.2, ठीक है 1.2, ठीक है ना फर्मी मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्मी मीटर और मीटर का रिलेशन क्या होता है आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं इसी के साथ। देखिए बेटा अगर हम यहाँ पर कुछ भी अगर आपको नई बातें अगर आपको बता रहे हैं तो बेटा बहुत ध्यान से आपको समझना। अगर आपको आता है तो मैं आपसे बेटा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को आप लिख दिया करिए, कि जिससे मुझे लगेगा हाँ आप बेटा मेरी वीडियोज़ को ध्यान से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे साथ आप चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया वैल्यू ऑफ आर नॉट, यहाँ पर क्या आ गया 1.2 FM। और यहाँ पर आपको दिखा रहे नोट में हम क्या कि 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है बेटा ये होता है। अगर इस हिसाब से अगर बात करें आर नॉट की तो यहाँ पर नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 दिखा देंगे यहाँ पर हम क्या कि इस तरह से बेटा हम आर नॉट को कह सकते हैं क्या आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 और यहाँ पे क्या लिखा है FM यानी कि फर्मी मीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो क्या आएगा क्रॉस 10 की पावर -15 मीटर। ये बेटा हमारा आर नॉट आ जाएगा मीटर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आप देखिए ध्यान से, यहाँ तक पूरा हो गया ना, यहाँ तक बेटा कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। अगर बेटा आपको मेरे इस वीडियोज़ में कोई कंटेंट में अगर आपको डाउट्स हैं तो बेटा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए वहाँ पर अगर आप अपना कीमती समय अगर मुझे दे रहे हैं तो अगर आपको बेटा कोई भी डाउट है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए बेटा, उसके लिए भी हम आपको यहाँ पर अलग से वीडियोज़ बना के समझा देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारा आर नॉट यहाँ पर निकल आया, ठीक है। अब इसके बाद से इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स में यूज कैसे करना है वो बेटा आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए ये सब कुछ अभी हमारा थ्योरी है। अच्छा इसको रिलेट करता हुआ जो न्यूमेरिकल्स है बेटा वो बेटा अभी हम आपको इसमें नहीं पढ़ाएंगे। क्यों बेटा, सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर के पूरे थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। उससे बेटा क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स पे जब हम आएंगे बेटा सॉल्व करने के लिए तो आपको कहीं से भी 1% भी आपको बेटा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसीलिए इसको अभी आपको हम ये दिखा दे रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब बेटा ये क्वेश्चन आएगा तो कहाँ तक करना है। इसके बाद से बस 5 से 6 लाइन्स और हैं जो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन्स है, जिसका इस्तेमाल कई ढेर सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स में करना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है वो यहाँ पर नेक्स्ट के 4 से 5 पॉइंट्स। जल्दी से बेटा इसको कवर कर लीजिए, बता रहे हैं आपको आगे। चलिए बेटा मैं बेटा इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो कर लेना आपने। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर यहाँ तक के बाद आप ध्यान दीजिए। नोट नंबर 3 देखिए, नोट नंबर 3 देखिए आप, बहुत ही बेटा मेन यहाँ पर पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट। ये बेटा पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है। इससे कई सारे एक दो नहीं बहुत सारे इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी बेटा आपने पढ़ा था नोट नंबर 3 में क्या, अभी आपने पढ़ा था कि r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3 पढ़ा था ना। अभी इस r के पास 4/3 पाई था, उसको हटा दिया था, तो पढ़ा था हम लोगों ने r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। अगर आपने बेटा नोट्स तैयार किए तो देखिए पीछे हमारे आया था, ठीक है ना। तो इसको कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल्स में थोड़ा वो ध्यान देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर अगर हमने 2 केस के लिया, यहाँ पर लिया मैंने फॉर 2 केसेस, 2 केस के लिए अगर हमने लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा R1/R2, मतलब पहले केस अपॉन दूसरे केस के लिए। तो देखिए R और A सामने सामने है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A1/A2 की होल पावर
1/3, ठीक है। ये बेटा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे बेटा, इस पावर को यहाँ भेज दीजिए। अभी आपको सिखाया था, जब भी बेटा हम लोग किसी भी पावर का सिर्फ और सिर्फ पावर का ट्रांसपोज करते हैं तो पावर उल्टा हो जाता है, मतलब 1/3 बेटा यहाँ पे आया ना, यहाँ बेटा क्या है 1/3 है। अगर इस 1/3 को ट्रांसपोज करेंगे r की तरफ तो 1/3 बन जाएगा 3। मतलब कहने का इस फॉर्मूले को आप आसान सी भाषा में यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, r1/r2 की होल पावर 3 = a1/a2, ठीक है बेटा। तो ये दोनों बेटा बात एक ही, और इस पर बहुत ही बेटा मेन यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बेटा फॉर्मूला बहुत ही बेटा मेन फॉर्मूला, इस पर ढेर सारे हमारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको बेटा आज हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसको बेटा पूरे अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। फिर बेटा आपको मिलते हैं न्यूक्लियाई के सेकंड पार्ट के वीडियो में, जिसमें और बेटा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ जो टॉपिक्स हैं बेटा उसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बेटा इन सारे टॉपिक्स को जितना बेटा आपको पढ़ाया गया है उन सारे टॉपिक्स को बेटा आप प्रॉपरली नोट्स में कहीं पर प्रॉपरली प्रैक्टिस करके अच्छे से कवर कर लीजिए। बहुत जल्दी आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।